हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशली क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए, एनएलसैट के स्टूडेंट्स के लिए एंड एलेट के स्टूडेंट्स के लिए। देख के आपको पता चल रहा होगा आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर आरसी। सब स्टूडेंट्स के पास अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, एक अनडिफीटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए या हर पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो आप एम कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं आरसी की। बच्चों के पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आरसी के पेपर में बैठ रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो यही क्वेश्चंस पूछना है। बच्चे कहते हैं कि मैम वोकैब कैसे करेंगे। वोकैब के लिए मेरा एक सजेशन है आप सबको, जब हम बात वोकैबलरी के लिए करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक नॉर्मन लुइस की बुक उठा लीजिए, पूरी वोकैबलरी से याद करना चालू कर दीजिए, या एक कॉपी बनाइए कि जब भी आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, कोई पैसेज कर रहे हैं, कोई मॉक आप कर रहे हैं, तो वहाँ से आप वर्ड्स नोट करते हैं। आप खुद बताइए कि आपको क्या लगता है 5 नंबर या मे बी 3 नंबर या मे बी 2 नंबर के लिए आपको क्या लगता है कि आपको अपने प्रिपरेशन के कितने घंटे उसमें देने चाहिए। क्या आप वो घंटे अगर अपने जीके के या किसी और किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए देंगे तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपको यह है, जब हम बात वोकैब की करते हैं, आप वहाँ पे क्या करिए, अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई वर्ड दिखा नहीं आ रहा है, वहीं पे उसका मीनिंग लिखिए। लिखने से चीज़ें शायद थोड़ी ज़्यादा याद रहती हैं तो वहीं पे लिख लो, कोई कॉपी अलग से बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो उतना एक्स्ट्रा एफर्ट किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ देंगे जो हमें अभी आरसी में आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं टोन्स, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप अपने कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, आपको आरसी में पहले ही इस पर अपनी कमांड कर लेनी है। इन तीनों को करने में आपको लगेंगे 2 दिन, तो पहले 2 दिन इसके लिए बैठो। वोकैब को हम ओवर द प्रोसेस, जितना हम आगे तक आरसी प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम तक, हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे। आज बैठे, आज कुछ क्वेश्चंस किए, मॉक किए, सेक्शनल टेस्ट किए, तो हम क्या करेंगे, वोकैब करेंगे साथ में रेगुलरली। बट दिन का 1 घंटा 2 घंटा नहीं देना है उसके लिए। बात होती है टोन्स की। टोन्स होता है कि किस टोन पे ये आपका ये जो पैसेज है ये बेस्ड है। यहाँ पे ऑथर की टोन क्या है, जैसे कॉन्डिसेंडिंग टोन हो सकती है, अप्रिशिएटिव टोन हो सकती है, बहुत सारी टोन्स होती हैं। तो आपको पहले क्या करना है, आप ये देखा गया क्लैट एंट्रेंस में स्पेसिफिकली एंड एनएलसैट में टोन्स पूछे जाते हैं, तो आप पहले ही इस पे एक टिक मार्क कर लो। टोन्स की क्लास अपलोडेड है क्लैट पॉइंट पे भी, आप चाहें तो हमारी क्लास देख सकते हैं। तो आप टोन्स करिए। फिर आता है एफओएस यानी फिगर्स ऑफ स्पीच, कि किस फिगर ऑफ स्पीच पे, यानी मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन है, क्या है, सिमिली है, उस बारे में बात कर रहा है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच को भी आप पहले ही कंप्लीट कर लीजिए अपने। अगर आज मेरा मानना है कि अगर आप बैठे हैं तो 3-4 घंटे में फिगर्स ऑफ स्पीच पूरी तरीके से हो जाता है। एंड उसकी भी समराइज क्लास हमने दे रखी है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो स्पेशली हम ये सब चीज़ें पहले ही कवर अप कर लेते हैं, और हर क्लास में तो ये हम करते ही हैं। ये कुछ बेसिक्स की बात करें जो पहले से ही स्टार्टिंग के कुछ कदम आपको ले ही लेने हैं अपने आरसी के लिए। फिर आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, नाउन, वर्ब, टेंसेज हो गए, ये जो कुछ प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये जो कुछ बेसिक्स है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो स्पेशली इसलिए रखे गए थे कि क्या कहीं पर शायद बच्चे के कुछ मार्क्स और देखे, बच्चे को चेक करके देखे, तो वहां पे आप वो जो चेक करने वाला क्राइटेरिया है उसे पहले ही पूरा कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को एक दिन अपना देके देखिए, सिर्फ एक ब्रश अप कीजिए। क्योंकि देखिए 8 से 10 तक तो हम सबने ग्रामर पढ़ी है, तो उस ग्रामर को सिर्फ थोड़ा सा ब्रश अप करना है। इसके लिए आप चाहे तो अपने पुराने नोट्स या फिर कोई भी यूट्यूब की वीडियो उठा लीजिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की या ग्रामर के कुछ, उसके लिए बस उसको 1 दिन 2 घंटा 3 घंटा बस दे दीजिए। बस कोई भी जाके बच्चा कोई नई स्पेसिफिक ग्रामर के लिए बुक खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उस पर अपना टाइम मत देना, ठीक है। तो ये कुछ वो बातें थी जिसपे आपको बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। अब आते हैं आपकी प्रेपरेशन का मेजर हिस्से पे, जो आरसी आपसे डिमांड करता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एग्जामिनेशन में आपसे मांगा ये जाता है कि क्योंकि आप लॉयर्स बनने वाले हैं, आप लॉ एस्पिरेंट्स बनने वाले हैं, आप लॉ फील्ड में जाने वाले हैं, व्हाट विल बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे आपके बेयर एक्ट्स। आपसे मांगा ये जाएगा कि आप उनको पढ़ के, रीड करके कॉम्प्रिहेंड कर पाएं, यानी कि समझ पाएं। तो अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है नेक्स्ट स्टेप पे, कि आप चीज़ों को समझना सीखें। और समझने के लिए सिर्फ कुछ वर्ड्स, कुछ दिन की कुछ मेहनत नहीं चलेगी, एक लॉन्ग प्रोसेस है जो आपको आज अगर अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने एग्जाम के दिन तक करनी है। तो अब हम आते हैं नॉट सो बेसिक चीज़ों पे।
पहला हैगा, आप अगर अपनी आरसी की प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे कैसे? तो उसके लिए आपको पहले अपना एल्गोरिदम यानी योर वे ऑफ डूइंग क्वेश्चंस, आपको वो एम करना है, आपको वो फाइंड आउट करना है कि मेरे लिए पर्टिकुलर वे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक एट दैट पॉइंट व्हाट आई डू इज बीइंग एन आरसी टीचर, हम ये देखते हैं कि मैंने एल्गोरिदम जो अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं, सुपरफिशियली पढ़ने हैं, सिर्फ जानना है क्या क्या पूछा गया है। इससे दो चीजें होती हैं। पहली बात तो आप देख पाओगे कितने जनरल और कितने स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं। जनरल यानी कि जिसके लिए आपको पूरे पैसेज की या तो रीडिंग रिक्वायरमेंट है या कुछ पूरे पैसेज से ही आइडिया लगेगा या स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बताई है कहाँ से आंसर देना है, और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता है किसी एक ही पार्ट से रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि ऑथर ने इस इंसिडेंट के बारे में क्या बोला है, तो जहां वो इंसिडेंट होगा वो पार्ट आपको पढ़ना है। बट अगर हम बोले आपको क्या इन्फेरेंस निकलता है, क्या कौन सा इन्फेरेंस सपोर्टेड है, तो या स्ट्रेंथ इन वीकेंड के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए पूरे पैसेज की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो जनरल और स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आप अंतर कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपको पैसेज का आइडिया तो थोड़ा लग ही जाएगा। और तीसरी एक और बात, अगर सिर्फ जनरल क्वेश्चंस हैं तो इसका मतलब है आपको पैसेज पे शायद थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। बट अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं तब आप क्या करोगे? मान लो 4 स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो आप जब पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज की पहली रीडिंग भी सुपरफिशियल होगी। सिर्फ उन पार्ट्स को जिन पे ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आप रुक के ध्यान से पढ़ोगे, बाकी पैसेज को थोड़ा स्किम करके पढ़ोगे, थोड़ा जल्दी पढ़ोगे। तो इसे बोलते हैं आपका एल्गोरिदम। ये एक एल्गोरिदम मैंने आपको सजेस्ट किया है, आप चाहो तो अपना एल्गोरिदम भी देख सकते हो कि आपको कैसे क्या चीज़ अटेम्प्ट करनी है, आपका वे ऑफ डूइंग क्या है। कोई भी प्रेपरेशन चालू करने से पहले उस पर अपना टेक डिसाइड कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका टेक है, आपको डिसाइड करना है कि मैं कैसे प्रेफर करूँगा। इट माइट बी पॉसिबल कि आप चाहो कि मैं पहले पूरा पैसेज पढ़ूंगा, देन आई डू द क्वेश्चंस, बट आई सजेस्ट कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए फिर पैसेज पे जाइए, बिकॉज इट इज ह्यूमन टेंडेंसी। आपके हाथ में सॉफ्ट कॉपी रहेगी तो आप वहां पे हार्ड कॉपी रहेगी तो आप पेजेस पलट के देखोगे ही देखोगे कि मैंने आंसर सही मार्क किया है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ो, पैसेज पे जाओ, फिर अपने आंसर्स मार्क करो, जहां जरूरत पड़े एक बार पैसेज को दोबारा देख लो। ये था हमारा पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिया, योर वे योर एल्गोरिदम। नेक्स्ट, एनालिसिस। एनालिसिस से मेरा मतलब क्या है? आप प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली बात, आप एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। बट क्या सिर्फ प्रैक्टिस करना, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया अपने एल्गोरिदम से, फिर आपने क्वेश्चंस देखे प्रैक्टिस करने के बाद, वहाँ पे आपका एनालिसिस ज़रूरी है। एनालिसिस कैसे? आपने बैठे, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर उसके बाद आपने देखा ओके मैंने करेक्ट आंसर मार्क किया है, बट इसकी रीजनिंग क्या है, उन्होंने क्या रीजनिंग दी है, आंसर में करेक्ट रीजनिंग क्या है। करेक्ट रीजनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई आंसर गलत है तब तो और ज़रूरी हो जाता है कि आप करेक्ट आंसर की रीजनिंग क्या वो देखो। तो एनालिसिस करना, अगर आपने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 10 क्वेश्चन में हुए 4 ऑप्शंस, यानी कि 40, आपको 40 रीजनिंग्स मिलेंगी। वो हर ऑप्शन की रीजनिंग यूजुअली जो अच्छी कोचिंग्स होती है वो प्रोवाइड करती है, हर ऑप्शन का आपको निगेट करना बताते हैं। व्हेन आई डू अ क्लास फॉर आरसी, हमारी क्लास में हम स्पेशली हर ऑप्शन को, जितने ऑप्शंस आपके आंसर में होते हैं सबके पीछे की रीजनिंग डिस्कस करते हैं, ताकि बच्चे को सिर्फ एक करेक्ट आंसर की रीजनिंग नहीं, बट जो हमने हटाया है करेक्ट आंसर से, एलिमिनेट किया है, उसकी भी रीजनिंग पता हो। तो आपको वहां पे अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप एक दिन में एटलीस्ट 40 रीजनिंग सीखोगे कि आरसी में क्या हमें किस तरीके से करेक्ट आंसर निकालना है। ये हो गया सेकेंड। ये नॉट सो बेसिक चीजें हैं, शायद इसलिए ज्यादा टाइम ले रही हैं, और ये आपको अलोंग द वे करनी है। आज जब प्रेपरेशन चालू करोगे तो अपने लास्ट डे तक आपको ये करते रहना है। नेक्स्ट, सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट होते क्या हैं? हमारा मॉक होता है, मॉक में आरसी का सेक्शन होता है, क्वांट का सेक्शन होता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि जितने हो पाए आप सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट एंड प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो क्या आपका शॉर्टकट था, आई टोल्ड यू। ग्रामर अटेम्प्ट करने का शॉर्टकट था, हमने डिस्कस किया, बट प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको रोज बैठना है, रोज एटलीस्ट 2 सेक्शनल टेस्ट देने हैं। 2 सेक्शनल टेस्ट यानी कि एक सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 6 पैसेजेस होते हैं, 6 पैसेजेस में हर पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको अटेम्प्ट करने एटलीस्ट 2 सेक्शनल टेस्ट। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं मॉक्स पे।
मॉक्स यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आपके सामने, विच विल बी योर मॉक अटेम्प्ट टू योर डिजायर्ड एग्जामिनेशन, जिसके लिए आप अपने आप को यू आर एस्पायरिंग फॉर। तो आपको मॉक्स देने हैं एवरी वंस इन अ वाइल, एवरी वीक यू हैव टू अटेम्प्ट अ मॉक। वाई? आपने सेक्शनल टेस्ट प्रिपेयर किया, आपने पूरे हफ्ते सेक्शनल टेस्ट किया, आप मान लो सेक्शनल टेस्ट नहीं, आपके रॉ क्वेश्चंस हैं, अनबाइंडेड क्वेश्चंस हैं, आप अनबाइंडेड क्वेश्चंस ही करो जहां से आपको अवेलेबल हो जाए। फिर आते हैं हम मॉक्स पे। मॉक्स आपको हर वीक देने हैं, एटलीस्ट एक वीकली मॉक आपको देना ही है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मॉक सॉल्व करोगे, तभी तो आप अपना एल्गोरिदम देख पाओगे कि आपका एल्गोरिदम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप तभी एनालिसिस कर पाओगे क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या करेक्ट रीजनिंग है, और क्या गलती मुझे एग्जाम में जाके नहीं करनी है, वो आपको देखना है। एंड मॉक्स अगर आपके पास सोर्सेज हैं देन इट इज़ वेरी गुड, बट अगर ना हो तो आप क्लैट पॉइंट से हमारे मॉक्स परचेज कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू आउट इन दिस प्रेपरेशन। नेक्स्ट, अब हम आते हैं एक्सपैंड योर होराइजन। According to me, if you are sitting for any competitive exam, and if we talk about RC and CR also, because I think RC and CR जो हैं, मुझे लगता है they are soul sisters। अगर जिसकी RC अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं उसकी CR बेटर हो जाती है, और जिसकी CR बेटर होती है तो उसकी RC बेटर होना ऑलमोस्ट इट इज़ अनडाउटेड कि होगी ही होगी। तो एक्सपैंड योर होराइजन का क्या मतलब है? सी यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग अंडर द सन, बट एटलीस्ट अपने पेपर में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि पैसेजेस किस तरीके के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होराइजन एक्सपैंड करने से मतलब क्या है यहाँ पे हमारा बेसिक। इफ यू ऑल नो, पैसेजेस को हम कुछ तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं फिक्शनल। फिक्शनल यानी स्टोरी बेस्ड, आप इसको अपनी नॉवल से समझ लो, ठीक। दूसरा आप समझ सकते हो करंट अफेयर्स बेस्ड, करंट अफेयर्स के पैसेजेस आते हैं। तीसरा साइंस फिक्शन आती है, और बाकी साइंस एंड बाकी करंट अफेयर्स तो आप देखते ही हो। एक टॉपिक जिसमें बच्चे बहुत बार अटकते हैं वो है मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेस्ड चीजें रहती हैं। अब यहां से ये लिखने का मतलब क्या हुआ, आप एटलीस्ट ट्राई करो कि रोज आप अपने वीक को ऐसे डिवाइड करो। आज सुबह मैं नॉवल पढ़ूंगा, बट नॉवल पढ़ने का भी तरीका है। क्या आपकी नॉवल एकदम, या कोई भी फिक्शनल स्टोरी जो आप अपने मॉक्स में या किसी सेक्शनल टेस्ट में देखते हो, वो इमीडिएटली वैसे ही मिल जाती है? नहीं, वैसे नहीं मिलती। वो मिलती कैसे आपको क्या करना है, बीच से एक्सर्प्ट्स होते हैं। तो एक्सर्प्ट्स आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? आपने एक नॉवल उठानी है फिक्शनल पार्ट के लिए, एक नॉवल उठाई या एनी बुक यू प्रेफर, एनी स्टोरी बुक आपने उठाई, उसमें चैप्टर्स डिवाइडेड होते हैं। यू विल पिकअप एनी रैंडम चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल यू विल पिकअप चैप्टर 5, उसका बिगिनिंग का एक्सर्प्ट जहां पे आपको लगे एक स्टोरी का थोड़ा सा एंड मिल रहा है, वो पार्ट रीड करोगे। नेक्स्ट डे यू विल पिकअप एनी अदर एक्सर्प्ट, फॉर एग्जाम्पल यू विल पिकअप 8th चैप्टर, उसका एंड का एक्सर्प्ट करोगे। इससे क्या होगा, एक बच्चों के मन में थोड़ा सा डर होता है। पहली चीज तो मुझे लगता है आरसी बच्चे इसीलिए गलत कर देते हैं, आधा डर का काम होता है। पैसेज देखते ही उनको लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आने ना आने वाली चीजें ही नहीं, आपको वहां पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करना है, आपके सामने लिखी हुई चीज है। ये डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होते हैं, आपने सही तरीके से प्रिपेयर नहीं किया होता है, आप वहां फंस जाते हो। इसीलिए आप अगर इतने अलग अलग तरीके से एक्सर्प्ट्स पढ़ोगे, तो जब भी आप कोई फिक्शनल स्टोरी देखोगे, आप वहां डर नहीं लगे, क्योंकि आप खुद ही पहले इतना प्रिपेयर्ड होकर आए हो अननोन चीज़ों को पढ़ने के लिए, जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं। अगर आप कोई नॉवल पढ़ते हो, आपको बिगिनिंग से, अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती चलती है। बट अगर आप ऐसे रैंडमली पिक करके पढ़ोगे, तो आपको वो एक्सर्प्ट रीडिंग का एक मैं कहूँगी एक्सपीरियंस आ जाएगा, एंड एंड आते आते आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। अगर आप इसे हर वीक, आप मान लो आज आपने पढ़ा एक फिक्शनल नॉवल का पार्ट, अगले दिन आपने करंट अफेयर बेस्ड कोई ब्लॉग पढ़ा कि क्या हो रहा है दुनिया में, उसके ऊपर कुछ पढ़ा। नेक्स्ट डे आप इकोनॉमी के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है पिंक मीडिया क्या होता है, आप पिंक मीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक टाइम्स का कोई ब्लॉग पढ़ लीजिए, या फिर कहीं पे आपको कुछ इकोनॉमी को लेके चल रहा हो, किसी जैसे गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के, उनका कुछ आर्टिकल मिल जाए, वो पढ़ लीजिए। या किसी और देश का कुछ आपको लगे कि अभी आया है इंपॉर्टेंट, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कुछ व्लॉग्स आप निकाल सकते हैं, जीके से आप निकाल पाएंगे। एंड नेक्स्ट चीज़ है करंट अफेयर बेस्ड। उसके लिए मैं सेम चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप अपने वीक को इस तरीके से डिवाइड करो, हर दिन को किसी दिन फिक्शनल, नेक्स्ट डे इकोनॉमी बेस्ड, नेक्स्ट डे साइंस फिक्शन, एंड उसके बाद आप फिर उठाओ इकोनॉमी। ऐसे आप रेपिटेटिवली करते जाओगे, तो आते आते 2 वीक्स में आपको लगेगा कि हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग बढ़ रहा है। इसे हम बोलते हैं एक्सपैंडिंग योर होराइजन। थैंक यू एवरीबडी।
ये मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी थी, आप इसे अपना के देखिए। एंड बाकी अगर आपके कोई सजेशंस हो कि कुछ छूट गया है, शायद हम इसे भी ऐड कर सकते हैं, तो अपनी पीयर्स की हेल्प के लिए उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू एवरीबॉडी।